बांग्लादेश में क्राउन प्रिंस की वापसी हो चुकी है। नाम है तारिक रहमान। तारिक रहमान आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा चर्चे में है। ये नाम बांग्लादेश में कहा जा रहा है कि क्राउन प्रिंस आ गया है, लेकिन ये वही क्राउन प्रिंस है जो यहाँ से जब जा रहा था 17 साल पहले, तब इसे डार्क प्रिंस कहा जा रहा था। इस पर ग्रेनेड हमले, इस पर हत्याओं के तमाम मामले दर्ज थे और सजा भी हुई थी। यहाँ से सजा से बचने के लिए ये भाग गया था लंदन। तारिक रहमान की वापसी अब हो गई है 17 सालों के बाद और लाखों का हुजूम यहाँ पर इकट्ठा हुआ है इसके स्वागत करने के लिए। अब इसको बांग्लादेश का भावी प्रधानमंत्री देखा जा रहा है। यहाँ पर आज की वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे कि क्या ये तारिक रहमान भारत के लिए सही है या नहीं। क्या भारत के लिए अनुकूल होगा शेख हसीना की तरह, या फिर ये भी वही मोहम्मद यूनुस की तरह ही सत्ता चलाएगा जैसे मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं पिछले 1-1.5 सालों से। तो आज की वीडियो में काफ़ी कुछ जानकारी आपको मिलने वाली है। तारिक रहमान है कौन, इसके अलावा तारिक रहमान अगर आते हैं सत्ता में, जिनको प्रबल दावेदार माना जा रहा है, इसके बाद कैसी बांग्लादेश की स्थिति होगी, भारत से रिलेशन क्या होगा, पाकिस्तान से कैसा रिलेशन होगा, चाइना से कैसा रिलेशन होगा, आज की वीडियो में इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और ज़रूरी बात, न्यू ईयर सेल स्टार्ट है एमजेटी एजुकेशन पर। आप बिगेस्ट डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो, 70% तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा हमारे सभी वीडियो कोर्सेज और सभी ई बुक्स पर। ये सारी ई बुक्स और वीडियो कोर्सेज मिलेंगी कहाँ पर? एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप पर जाइए, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ आप देखिए कुछ इस प्रकार के कंटेंट्स रहते हैं हमारे ई बुक्स में। इसके अलावा हमारे जो वीडियो कोर्सेज होते हैं वो भी हमारे द्वारा पढ़ाए गए रहते हैं, चाहे करंट अफेयर का आप संकल्प बैच लो, चाहे जीएस सफलता बैच लो, ये सब पर आपको बिगेस्ट डिस्काउंट मिल रहा है और बहुत ही लोवेस्ट प्राइस पर। मतलब आप जा करके प्राइस देखोगे तो बिल्कुल आपको आश्चर्यजनक दिखेगा। इतने कम प्राइस में इतने हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ यहाँ क्लासेस मिलेंगी। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वीडियो कोर्स सेक्शन में जाकर या फिर ई बुक सेक्शन में जाकर के आपको जो भी चाहिए वो ले सकते हो। कूपन कोड में आपको न्यू ईयर टाइप करना है, कैपिटल लेटर विदाउट एनी स्पेस, NEWYEAR, न्यू ईयर, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। किसी भी सहायता के लिए व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में भी और पिन कमेंट में भी, आप वहाँ से संपर्क करके और जानकारियाँ ले सकते हैं। टॉपिक पर वापस आते हैं, बात करेंगे तारिक रहमान क्यों। क्या तारिक रहमान आने से मोहम्मद यूनुस का जो सपना था वो टूट गया, या फिर मोहम्मद यूनुस का ही ये कोई इंटरनल प्लान था कि आगे चलकर तारिक रहमान को ही प्लांट करना है? 1.5 साल पहले जब शेख हसीना की सत्ता गिराई गई, एक बार मोटा मोटा मैं फटाफट से बता देता हूं क्या कुछ हुआ है बांग्लादेश में पिछले 1 से 1.5 सालों में, जिससे जो लोग नए हों या जिनको इसके बारे में कुछ नहीं पता है उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हुआ क्या। एक्चुअल में 5 अगस्त 2024 का वो तारीख था, दिन था, जब शेख हसीना पर भीड़ बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है और मात्र कुछ ही घंटों का अल्टीमेटम दिया जाता है कि जल्दी से देश छोड़ो या फिर भागो यहाँ से, नहीं तो फिर तुम्हें मार दिया जाएगा और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दो। वो आनंद फानंद में देश छोड़ करके भागी और यहाँ पर दिल्ली में आकर रुकी। तब से उन्हें भारत शरण दी हुई है। तब से वो बांग्लादेश बहुत बार मांग किया, बहुत बार डिमांड किया, यहाँ तक कि उनकी फांसी की सज़ा यहाँ पर हो गई, लेकिन उसके बाद भी भारत ने उनको नहीं सौंपा है। तो शेख हसीना तो यहाँ आई, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो गया, भीड़ ने, उग्र ने यहाँ पर पूरा मतलब तहस नहस कर दिया। शेख हसीना, उनके परिवार के जो भी उनके सिंबल्स थे, जो भी उनकी निशानियाँ थी, सब मिटा दिया बांग्लादेश से। और ये सब जो हैं ये कर रहे थे छात्र संगठन, कुछ छात्र संगठन मिलकर। फिर उसके बाद मोहम्मद यूनुस आते हैं। मोहम्मद यूनुस को वहाँ की आर्मी के द्वारा ला करके बिठाया जाता है कि चलो ये रहेंगे केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में और ये आगे चल करके चुनाव करवाएंगे। इनका काफ़ी सम्मान था क्योंकि ये नोबेल पीस प्राइज़ विजेता रहे हैं, तो इस वजह से इनको ये जिम्मेदारी दी गई। बाद में ये बात निकल करके आई कि वो तो अमेरिका का इसमें हाथ था, अमेरिका ने सत्ता गिरवाई क्योंकि अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए था। शेख हसीना ने वो नहीं दिया, इसलिए सत्ता परिवर्तन करवाया गया। बदले में अपने पपेट को यहाँ पर खड़ा कर दिया गया। ये जो बाइडन के काफ़ी करीबी हुआ करते थे। चलो ये सब तो चलता रहा। फिर समय आया, धीरे धीरे बीतता गया। 1 साल बीता, 1.5 साल बीता। लोग पूछने लगे भाई चुनाव कब कराओगे, तुम ही बैठे रहोगे कि कोई और सत्ताधारी आएगी यहाँ पर पार्टी, मतलब लोकतंत्र आएगा दोबारा से, सो कॉल्ड लोकतंत्र, वैसे लोकतंत्र वहाँ है नहीं। खैर, इसके बाद इन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब 12 फरवरी से यहाँ चुनाव होंगे। 12 फरवरी से चुनाव तो होने हैं, लेकिन जब 2 महीने बाकी रहते हैं उसी टाइम पर यहाँ पर एक बड़े युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या हो जाती है। उसके बाद पूरे बांग्लादेश में वायलेंस फिर बढ़ जाता है। उसको गोली लगी, कुछ अज्ञात हमलावर आए, बाइक से उस पर गोली मार दिए और वो सिंगापुर तक उसका इलाज हुआ। ये खुद सिंगापुर तक पूरा अपने खर्चे पर करवा रहे थे इलाज,
लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। उस्मान हादी की जब सिंगापुर में डेथ हुई, इधर बांग्लादेश की भीड़ और ज़्यादा उग्र हो गई। यहाँ के जो अखबार हैं, मीडिया हाउसेस हैं, उनको जलाने लगे, भारत विरोधी नारे लगे, भारत के एम्बेसीज पर अटैक्स होने लगे। ये सब चला। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ से यहाँ हिंसाएं बढ़ गई हैं। हिंदुओं का कत्लेआम किया गया, बहुत सारी आपने देखा ऐसी दुर्दांत खबरें आई। लेकिन फिर इसी बीच एंट्री होती है तारिक रहमान की। तारिक रहमान ये खालिदा जिया के बेटे हैं। खालिदा जिया ये वही हैं जो कभी अपोजिशन में हुआ करती थी शेख हसीना के। मतलब वहाँ पर दो ही पार्टी का राज रहता है, या तो शेख हसीना या तो खालिदा जिया, या तो ये सत्ता में रहती थी या तो वो सत्ता में रहती थी। तो इनकी जो पार्टी है वो है बीएनपी पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और शेख हसीना की पार्टी का नाम है आवामी लीग। अब आवामी लीग पर तो पूरा प्रतिबंध लग गया है। इसके अलावा आवामी लीग के जो भी बड़े लीडर थे वो सब जेलों में हैं। शेख हसीना तो खैर भारत में है, शेख हसीना नहीं, लेकिन उनके ऊपर भी सजा है, और बाकी लोगों पर भी बड़े बड़े लीडर्स जो हैं उनको सजा दिया गया है। हाँ, समर्थक कुछ उग्र हो जाते हैं कभी कभी, उनको भी दबाया जाता है और बीच बीच में हिंसा भड़कती है। लेकिन जो बीएनपी पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी जो चीफ हैं खालिदा जिया, पिछले दिनों में खबरें आई कि वो हॉस्पिटलाइज हैं, वो बीमार चल रही हैं। इसी बीच तारिक रहमान उनके बेटे आते हैं, एयरपोर्ट पर आते हैं। एयरपोर्ट पर इनका भयंकर स्वागत होता है, लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है। इसके बाद इनको एयरपोर्ट से लेकर जाया जाता है, मतलब भीड़ ने इनका भव्य स्वागत किया, बहुत सारे नारे भी लगाए गए, इनकी स्पीचेस भी आई। अभी सब हम लोग जानेंगे। खालिदा जिया के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। खालिदा जिया जो हैं ये पूर्व बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे जियाउर रहमान की वाइफ थी। जियाउर रहमान की हत्या हुई थी। जियाउर रहमान की जब हत्या हो गई उसके बाद खालिदा जिया जो है ये कमान संभाली। ठीक वैसे ही जैसे शेख मुजीबुर रहमान की जब हत्या हुई तो उनकी बेटी जो शेख हसीना है उन्होंने सत्ता संभाली थी। फिर 1984 में बीएनपी की चेयरपर्सन बनी। भ्रष्टाचार मामलों में ये 2018 में जेल गई, लेकिन 2024 में जब तख्ता पलट हुआ तो उसके बाद भी इनको छोड़ा गया। इसके अलावा जो तारिक रहमान हैं इन पर भी जो बहुत सारे केसेस लगे थे, जिसके डर से वो भाग गए थे लंदन में, वहां से भी इनके बहुत सारे केसेस जो है वो हटा दिए गए। जब मोहम्मद यूनुस आए, मतलब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने, तो बहुत सारे कैदियों को छोड़ा गया। बहुत सारे लोगों की जो पूर्व थे मतलब बीएनपी पार्टी के, उनके नेताओं पर लगे आरोप भी हटा दिए गए, खारिज कर दिए गए। ये वहां पर चलता है। शेख हसीना आएंगी तो ये उनको खालिदा जिया को फांसी की सजा सुना देंगी, उनके बेटे को सुना देंगी, मतलब ऐसी सजा कि वो आजीवन कारावास रहें। और अगर खालिदा जिया जब आती हैं तो शेख हसीना की पार्टी के सभी लीडर्स को, सभी लोगों को ये ऐसा सजा दिलवा देती हैं। ये वहाँ कई सालों से ऐसा चल रहा है। खैर, जब ये लंदन से लौटे अब तो देखिए कुछ इस प्रकार का नज़ारा रहा। लाखों की भीड़ यहाँ इकट्ठा रही। मात्र 13 किलोमीटर की दूरी जाने में इनको 3 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया। इतना हुजूम था यहाँ पर। मतलब ओवरऑल कहें तो काफ़ी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग इनकी बन गई है, कुछ और बढ़ भी गई है इनके स्वागत सम्मान में। तारिक रहमान के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तारिक रहमान जो है ये 15 वर्ष की उम्र में पिता जियाउर रहमान की इनकी हत्या हुई थी। खालिदा जिया के बेटे हैं। ढाका यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस की ये पढ़ाई कर चुके हैं। 23 वर्ष की उम्र में राजनीति में एंट्री किए। 2000 के दशक में बीएनपी का प्रमुख चेहरा बनकर उभरने लगे। 2008 से लंदन में निर्वासन में रह रहे हैं, वहीं पर पार्टी का ये नेतृत्व कर रहे हैं लंदन से। 2018 में पार्टी के कार्यवाहक ये चेयरमैन बनाए गए। खालिदा जिया जब से बीमार चलने लगी तब से। तो लेकिन बीच में इन पर भ्रष्टाचार के आरोप, इसके अलावा ग्रेनेड हमले कराने का आरोप, ये सब हमले इन पर आरोप लगते रहे तारिक रहमान पर। 2007 में इन पर सजा हुई। 2008 में ये देश छोड़ करके भाग निकले। 2014 में इन्होंने चुनाव का बहिष्कार भी किया था। इसको आप ऐसे माइंड मैप से भी समझ सकते हो। अब देखिए बांग्लादेश भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमाते इस्लामी का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये जमाते इस्लामी वाले ही हैं जो भारत की एम्बेसीज पर अटैक कर देते हैं या फिर हिंदुओं को जलाते हैं, मारते हैं। ये सब चीज़ें जो दुर्दांत घटनाएं देखने को मिल रही हैं, बहुत सारी हिंसाएं, ये जमाते इस्लामी के लोग ही कर रहे हैं। इनका प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो हिंदू हों, बौद्ध हों, सिख हों, ईसाई हों, इन सब पर काफ़ी ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं और ये टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं। इसको लेकर भारत के जो प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय के, उन्होंने भी कल बयान भी दिया और उन्होंने घोर निंदा की इस चीज़ की कि वहाँ पे सभी माइनॉरिटीज़ के साथ ऐसा किया जा रहा है। अंतरिम सरकार का भारत विरोधी रुख रहा है। आपने देखा मोहम्मद यूनुस जब से आए हुए हैं तब से वो ग्रेटर बांग्लादेश का मैप वाली जो बुक है वो सबको जा करके बड़े बड़े लीडर्स को शेयर कर रहे हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। ग्रेटर बांग्लादेश का मैप वाला विवाद मैंने पूरा समझाया ही है, जिसमें ये लोग 7 सिस्टर्स को अपना हिस्सा बताते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने की बात करते हैं, इधर पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ बहुत सारे प्रांतों को ये अपने में मिलाने की सपने देखते हैं। तो ये
मोहम्मद यूनुस खुद जब ऐसा कर रहा है तो उसके जो समर्थक है, जो छात्र संगठन जो उसके शरण में आकर के ऐसा प्रोटेस्ट वगैरह किए जिससे शेख हसीना को वहां से हटाया गया, तो ये सब जो है मोहम्मद यूनुस की ही देखरेख में, उनके ही आदेशों पर, या ओवरऑल अगर देखें तो अमेरिका के ही और चाइना के ही, पाकिस्तान के ही आदेशों पर ऐसा किया जा रहा था। और वहीं जो आवामी लीग, जो शेख हसीना वाली पार्टी थी, जो भारत के सपोर्ट में रहा करती थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश, अभी आपने देखा था पिछले 2-3 साल पहले अगर बात करें तो बांग्लादेश एशिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन करके उभर रहा था। मतलब ऐसी इकोनॉमी जो जिसकी ग्रोथ रेट बहुत तेजी से बढ़ रही थी एशिया में, बांग्लादेश वो था। लेकिन जैसे ही सत्ता पलट हुआ, तख्ता पलट हुआ, तब से वहाँ पर बिल्कुल भारत ने भी अपना बहुत सारे व्यापार रोक दिए, भारत से भी रिलेशन ख़राब हो गए। इसके अलावा वहाँ पर तोड़ फोड़, सार्वजनिक चीज़ें तोड़ना, ये सब चीज़ें होने लगी और अस्थिरता की वजह से इन्वेस्टर भागने लगे। तो इसकी वजह से इकोनॉमी डूबने वाली स्थिति में आ गई है। अभी तो चलो ठीक है, साल 1.5 साल ही हुए हैं, उतना इफेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन बस 1-1.5 साल और रुक जाओ, ऐसी स्थिति रही तो बांग्लादेश बिल्कुल कंगालिस्तान की तरह हो जाएगा, मतलब पाकिस्तान की तरह हो जाएगा। खैर, तारिक रहमान ये ऐसा नहीं है कि भारत के बहुत सपोर्ट में है, भारत से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ये खालिदा जिया के ही बेटे हैं। खालिदा जिया जो है ये एंटी इंडिया सेंटीमेंट को लेकर के जानी जाती हैं। जहाँ पर आवामी लीग की, जहाँ पर शेख हसीना की पार्टी भारत को प्रो इंडिया मानी जाती है, वैसे ही खालिदा जिया जो है ये प्रो पाकिस्तान मानी जाती हैं, या कहें कि प्रो चाइनीज़ मानी जाती है, चाइना पाकिस्तान मिल करके। ऐसे उन्हीं के बेटे हैं तारिक रहमान, तो ये भी वही रहेंगे। हालांकि अभी ये जब आए हैं तो इनका कुछ बदला रुख दिख रहा है, लेकिन कुछ नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि ये लोग वैसे ही रहते हैं। शुरुआत में जीतने के लिए ऐसा कुछ बोलते हैं, बाद में ये लोग अपने ही स्थिति में आ जाते हैं। जो इनके कोर मेंबर्स हैं भाई, जो इनकी पार्टी के नेता हैं, जिस ढर्रे पर, जो इनकी पार्टी का जो मोटो रहा है, उसी पर ना काम करेंगे आगे चल करके। तो शुरू में कह तो रहे हैं ये कि ना दिल्ली ना पिंडी, सबसे पहले बांग्लादेश। मतलब न दिल्ली की सुनेंगे, न रावलपिंडी की सुनेंगे, बांग्लादेश की पहली बात होगी, सबसे पहले बांग्लादेश की सुनेंगे। तो ये कुछ ऐसे इस प्रकार से कह रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश छोटा देश है, उस पर आरोप लगते रहे हैं कि कभी भारत की प्रो इंडिया रहता है, कभी एंटी इंडिया रहता है। एंटी इंडिया मतलब रावलपिंडी या पाकिस्तान के प्रो पाकिस्तान हुआ। कट्टरपंथियों से दूरी बनाने की बात की हुई है इन्होंने कहा है कि देखो, जमात इस्लामी जो है जैसे कट्टर समूहों के साथ ये साथ नहीं देंगे। साथ ही साथ इनके जो स्पीच में एक बड़ी बात निकल करके आई है वो ये है कि पूरी स्पीच में इन्होंने एक भी बार शेख हसीना का जिक्र तक नहीं किया। वो शेख हसीना जो भारत के असाइलम में है, भारत की शरण में है, और बांग्लादेश के जो तमाम लीडर हैं, यहाँ तक कि मोहम्मद यूनुस भी कई बार ये कह चुके हैं कि भारत से कि शेख हसीना को वापस दो, उनके बारे में इन्होंने एक भी लाइन बोला नहीं, उनके बारे में नाम तक का जिक्र नहीं किया। सोचो, बांग्लादेश का जो मेन मुद्दा है कि शेख हसीना को वापस दिया जाए, यहाँ तक कि फांसी की सज़ा हो चुकी है, शेख हसीना को फांसी पर लटाने की बात की जाती है, लेकिन उन्होंने अपने स्पीच में एक भी बार इस चीज़ का जिक्र नहीं किया कि शेख हसीना को हमें चाहिए या कुछ चाहिए क्या कहिए, क्योंकि इनको भी आइडिया लग गया मोटा मोटा कि भाई अगर वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। एक ऐसे देश में हम लोग बनने जा रहे हैं जो सत्ता धारण करने जा रहे हैं, जो चारों तरफ से भारत से ही घिरा है। ऐसे में भारत से दुश्मनी करके कहाँ जाएंगे? और अगर भारत नहीं देना चाह रहा है शेख हसीना को, शेख हसीना की जान को खतरा है, तो फिर शेख हसीना को यहाँ पर मांगने का मुद्दा क्यों उठाएं? क्यों ऐसा उठा करके फिर से गर्मा गर्मी बढ़ाया जाए? खैर, इन्होंने एक लाइन बोली जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर की लाइन है, बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है, आई हैव ए प्लान। आई हैव ए प्लान, देखना होगा इनका क्या प्लान है, आगे क्या करना चाहते हैं, क्या इनका रुख रहेगा, किस तरह ये ले जाना चाहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के मोटा मोटा आप जान लो, दो ही पार्टी मजबूत थी, एक थी आवामी लीग और एक थी बीएनपी पार्टी, यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। आवामी लीग को तो ये लोग पूरी तरीके से तोड़ मोड़ के ख़त्म कर दिए हैं एक प्रकार से। शेख हसीना उनकी जो मेन लीडर हैं वो भारत में हैं, और बाकी जो टॉप लीडर्स थे वो जेल में हैं। इसके अलावा आवामी लीग पर भी बैन वगैरह लगा है। तो ऐसे में अब इन्हीं की पार्टी जो है ये सबसे मजबूत पार्टी बनी। और जो छात्र संगठन जो गिराए थे सत्ता, मतलब जिन्होंने पूरा जाकर शेख हसीना का तख्ता पलट करने में योगदान रहा, उन छात्र संगठनों का जो सबसे बड़ा लीडर था शरीफ उस्मान हादी, जिसने ये कहा कि हम दोनों पार्टी में किसी भी नहीं जाएंगे, हम अपनी पार्टी खुद बनाएंगे, वो खुद इस बार चुनाव लड़ने वाला था, उसकी हत्या हो गई। अब वो है नहीं। तो मतलब ये कि कुल मिलाकर अब ये लोगों को लग रहा है कि भाई तारिक रहमान को लाने के लिए सारी चीज़ें, सारा परपंच रचा गया। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि भाई सबको साइडलाइन करके, सबको हटा करके तब इनको किंग मेकर के टाइप से इनको बनाया गया, किंग प्रिंस को? अब
जो भी है वो तो आने वाले वक्त में समझ में आएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर चेंज जोड़ो तो ऐसा ही कुछ नज़र आता है कि कुछ ऐसा किया गया होगा। क्योंकि देखो, शेख हसीना को एक बार हटाना, जितनी भी उनके रिलेटेड जो चीज़ें थे, जो मोनूमेंट्स थे, जो शेख मुजीबुर रहमान की जो यादें थे, सब कुछ मिटाना, सब कुछ तहस नहस करना, छात्र संगठन के रूप में आगे करना। लेकिन जब छात्र संगठनों की खुद से मंशा बढ़ी कि भाई हम भी पार्टी, हम चुनाव लड़ेंगे, अपनी पार्टी खुद बनाएंगे, तो फिर उसका जो मेन लीडर है उसी को रास्ते से हटा देना। फिर उसके बाद फिर यहाँ तारिक रहमान की वापसी कराना, जब मामला वहाँ थोड़ा बहुत शांत हो रहा था, तो फिर वहाँ लाखों का हुजूम इकट्ठा करवा करके एक ये संदेश भेजना कि पूरी की पूरे बांग्लादेश जो है इसी के सपोर्ट में है। तो अब तो यही लगेगा ना कि अगला प्राइम मिनिस्टर यही बनेगा। लेकिन अब ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो क्या, जब कोई किंग मेकर कोई इनको किंग बना रहा है तो उसने ये भी सोचा होगा ना कि इनसे क्या क्या काम लेना है फिर आगे। जो किंग मेकर ये कहा कि हमें सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए और शेख हसीना ने नहीं दिया, तो शेख हसीना को हटवा दिया, तो उसने ये भी प्लान रखा होगा कि सेंट मार्टिन के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें लेनी है बांग्लादेश से, कैसे चाइना को चेक पर रखना है, कैसे भारत को चेक पर रखना है। खैर, देखना होगा अब आगे क्या होता है। इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, इसको ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये ज़रूर माना जा रहा है कि ये इंडिया के तो सगे नहीं होने वाले हैं। लेकिन अभी इसी बीच में जब इनकी माता का खालिदा जिया का काफ़ी तबीयत ख़राब हुई थी, तो पीएम मोदी ने उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए एक ट्वीट भी किया था। उसको लेकर के बहुत ज़्यादा सरगर्मियाँ बढ़ी थी कि यह कहा कि पीएम मोदी को तो शेख हसीना का माना जाता था कि ये आवामी लीग के सपोर्टर में है इंडिया, लेकिन दूसरी पार्टी से भी कैसे रिलेशन बनाने की बात कर रहे हैं। देखना होगा, शायद इनको कुछ इनपुट मिल गया था कि भाई वहाँ तारिक रहमान आने वाले हैं और आगे यही इन्हीं की सत्ता होने वाली है, क्योंकि अपने भी भाई लीडर्स के पास इनपुट्स आते रहते हैं। तो जो भी होगा देखा जाएगा। आप क्या सोचते हैं बताइए कमेंट करके। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये एनालिसिस पसंद आई है तो ऐसी और एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो ईयर एंड सेल है या न्यू ईयर सेल है, इसका फ़ायदा उठाइए। न्यू ईयर कैपिटल कूपन कोड यूज़ कीजिए, जिसके बाद आपको वीडियो कोर्सेज और ई बुक्स में 70% का डिस्काउंट मिलेगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।